हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, जिसमें हमारा नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और आइसोमरिज्म ये सारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। तो पहले हेलो अल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, जब हेलो अल्केन का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर हेलो एरीन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो पहला मेथड हम पढ़ेंगे वो है फ्रॉम अल्केन्स। अल्केन से हम हेलो अल्केन कैसे प्रिपेयर करेंगे, उस प्रोसेस का नाम होता है हैलोजिनेशन। ठीक है, हैलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हैलोजन। कोई भी कंपाउंड में अगर हम हाइड्रोजन एटम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे हैलोजिनेशन। ओके, अच्छा, तो हम तो पहले से पढ़े हुए हैं हेलो अल्केन्स। मतलब क्या होता है हेलो अल्केन्स? जब अल्केन का एक हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है और उस जगह पे हम एक हाइड्रोजन एटम लाते हैं तो उसी को बोलते हैं हेलो अल्केन्स। तो यहाँ पे भी वही हम करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले लेंगे CH4। CH4 क्या है? मीथेन। तो पता है ये बहुत ही कॉमन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे हम क्लोरीन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, जिसमें यूवी रेडिएशन काम आता है। तो यहाँ पे करने से क्या होगा, CH4 का एक हाइड्रोजन एटम जो है वो रिप्लेस होगा विथ वन क्लोरीन एटम। मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम निकल गया CH4 से, तो क्या बचा CH3, और यहाँ पे एक क्लोरीन एटम आ गया तो क्या बना CH3Cl। ठीक है, निकला क्या था मीथेन से? H निकला था, और क्लोरीन से एक क्लोरीन एटम यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, और यहाँ पे एक क्लोरीन एटम अभी भी बचा हुआ है ना। तो अभी क्या निकला बाय प्रोडक्ट? H, यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -HCl। ओके, तो ये हमारा हो गया CH3Cl मिथाइल क्लोराइड। लेकिन ये जो रिएक्शन है यहाँ पे स्टॉप नहीं होता। ठीक है, ये आगे भी कंटिन्यू करता है। कब तक कंटिन्यू करेगा? जब तक मीथेन का सारा हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाता क्लोरीन एटम से। ओके, तो क्या होगा, अभी यहाँ से फिर क्लोरीन रहेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, क्या बचा CH2, फिर एक क्लोरीन है पहले से और एक क्लोरीन आएगा तो क्या होगा CH2Cl2। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला था, यहाँ से एक क्लोरीन एटम बचा हुआ है, तो क्या लिखेंगे -HCl। ओके, नेक्स्ट फिर से क्लोरीन देंगे, एक हाइड्रोजन निकलेगा, क्या रहेगा Cl2 पहले से है और एक क्लोरीन एटम आएगा तो क्या बनेगा CHCl3। ओके, और इस प्रोसेस में भी 1 HCl मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस फिर से कंटिन्यू होगा, एक हाइड्रोजन अभी बचा हुआ है वो निकल जाएगा तो क्या बचा C। पहले से 3 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है और एक क्लोरीन एटम इंट्रोड्यूस होगा, क्या बनेगा CCl4, और इस प्रोसेस में भी एक HCl मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, तो आया समझ में क्या क्या हो रहा है? जब हम इसको देंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो वो क्या होगा, ये ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा जब तक सारा हाइड्रोजन एटम क्लोरीन एटम से रिप्लेस ना हो जाए। ठीक है, हो गया। तो ये तब होगा जब CH4 और क्लोरीन हम नॉर्मल कंडीशन में लिए हैं। लेकिन अगर हम मीथेन को लेंगे इन एक्सेस अमाउंट, मीथेन को एक्सेस अमाउंट में लेंगे, ठीक है, उस केस में क्या होगा, ये जो रिएक्शन है CH3Cl मतलब ये फर्स्ट स्टेप में ही स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, आगे ये कंटिन्यू नहीं होगा। क्यों आगे कंटिन्यू? अभी यहाँ पे देखोगे तो पता चल रहा है कि हम मीथेन मॉलिक्यूल कितना यूज किए हैं, 1 ही यूज किए हैं, लेकिन क्लोरीन कितना, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे 4 क्लोरीन एटम यूज हो गया है। तो अगर हम मीथेन को ज्यादा अमाउंट में लेंगे और क्लोरीन कम अमाउंट में रहा तो ज्यादा क्लोरीन रिप्लेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो और रिएक्शन जो है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ओके, अच्छा,
रिएक्शन है, इतना लंबा रिएक्शन, वो हम लोग प्रीफर नहीं करते हैं। क्यों प्रीफर नहीं करते हैं? क्योंकि ये जो रिएक्शन है इसमें हम जो प्रोडक्ट चाहिए हमें वो हमें नहीं मिलेगा। एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है ना, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे CH3Cl मिला, यहाँ पे क्या जो मिथाइल क्लोराइड है, यहाँ पे CH2Cl2 मेथिलीन क्लोराइड हुआ, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म, फिर यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो मिक्स प्रोडक्ट मिल रहा है। तो अगर हमें मान लो कि मिथाइल क्लोराइड चाहिए तो यहाँ तक तो सब चीज़ मिल गया, अभी उनको सेपरेट करने का फिर और एक काम रहेगा, ठीक है ना, इसलिए उसको हम प्रीफर नहीं करते। ओके, तो इसको लिख लो पहले। हो गया। तो ये जो रिएक्शन है CH4 प्लस Cl2 गिव्स CH3Cl जो है, वो रिएक्शन उसका मैकेनिज्म क्या है, वो रिएक्शन होता कैसे है? मैकेनिज्म के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो है इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब कोई भी रिएक्शन अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे इनिशिएशन, ठीक है। स्टार्ट कैसे होगा? स्टार्ट होगा क्लोरीन मॉलिक्यूल से। तो ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये सिंगल बॉन्ड क्या है तो पढ़े ही हो 11th में कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग, इक्वल कंट्रीब्यूशन एंड इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फर्स्ट क्लोरीन एटम अपना एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देता से क्या कंट्रीब्यूट करता है, ये सेकेंड क्लोरीन एटम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, फिर दोनों मिलके ही वो इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक बॉन्ड रहा है सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहा है, ओके। तो जब सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा तब क्या होगा? अच्छा, ये चीज तो पता है कि जो बीच में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, दोनों साइड का जो भी एलिमेंट है, जो भी एटॉम है, वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। उस जो टेंडेंसी जो है इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो हमने लास्ट क्लास पढ़ा हुआ है, ओके। तो ये क्लोरीन एटम अपना ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने को ट्राई करेगा और ये सेकेंड क्लोरीन एटम वो भी वही ट्राई करेगा, ठीक है। लेकिन जिसका पावर ज्यादा होता है, मतलब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके तरफ आ जाता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे दोनों ही क्लोरीन एटम है, मतलब सेम एलिमेंट है। अगर एलिमेंट सेम रहा तो उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू है वो भी सेम रहेगा। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इक्वली ब्रेक होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट क्लोरीन एटम को चला जाएगा और जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है ये सेकेंड क्लोरीन एटम को चला जाएगा। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? Cl डॉट प्लस Cl डॉट। ये डॉट क्या है? इलेक्ट्रॉन है। किसका इलेक्ट्रॉन है? इनका खुद का इलेक्ट्रॉन है जो इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड में कंट्रीब्यूट किया था, ओके। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जो Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन है उसको बोलते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल, ठीक है। अपना इलेक्ट्रॉन उसको वापस मिल जाएगा तो क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल, ठीक है। हो गया ये। नेक्स्ट स्टेप है चेन प्रोपागेशन। चेन प्रोपागेशन मतलब अभी तो रिएक्शन इनिशिएट हो गया, स्टार्ट हो गया, अब उसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। कंटिन्यू कैसे करेगा? यहाँ पे जो क्लोरीन है फ्री रेडिकल वो अभी हाईली एनर्जेटिक है क्योंकि अभी वो स्टेबल नहीं है। जब तक वो बॉन्ड में था वो स्टेबल था, अब तो बॉन्ड ब्रेक हो गया है, उसका इलेक्ट्रॉन उसको वापस मिल गया है, अभी वो अनस्टेबल है। अगर कोई भी स्पीशीज अनस्टेबल होता है तो उसका ये टेंडेंसी रहता है कि कैसे वो स्टेबल बने। तो वो स्टेबल बनने के लिए क्या चाहेगा? वो चाहेगा किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक बॉन्ड बना ले तो वो स्टेबल हो जाएगा, ओके। तो क्या करेगा? अभी तो मतलब और कोई जो दूसरा कंपाउंड क्या है हमारे पास? CH4 है, मीथेन। तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है वो CH4 के पास जाएगा। तो क्लोरीन फ्री रेडिकल प्लस CH4 मतलब कार्बन बीच में है
और चारों तरफ 4 ठो हाइड्रोजन एटम है। तो जब क्लोरीन फ्री रेडिकल उसके पास आएगा तो ये भी धीरे धीरे क्या करने करेगा, अनस्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो एक बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। एक बॉन्ड मतलब जरूरी नहीं कि यही वाला CH बॉन्ड ब्रेक होगा। क्या होगा, ये चारों बॉन्ड है इक्वल टाइप का है, कोई भी ब्रेक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो क्लोरीन है वो फ्री रेडिकल है तो यहाँ पे जो बनेगा वो भी फ्री रेडिकल ही बनेगा, क्योंकि ये है अभी अटैकिंग स्पीसीज। ठीक है, तो जो आता है बाहर से उसके इन्फ्लुएंस में ही उसके इन्फ्लुएंस से ही जो पहले से रिएक्टेंट या कंपाउंड प्रेजेंट है उसमें चेंजेस आता है। ओके, तो क्योंकि ये फ्री रेडिकल है तो अभी ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये भी फ्री रेडिकल बनेगा। मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के पास आ जाएगा। ठीक है, मतलब कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो अगर कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो अभी कार्बन के साथ और कौन कौन अटैच है, 3 तो हाइड्रोजन अटैच्ड है CH3 और ये है हाइड्रोजन। तो उसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं CH3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन। क्यों लिख रहे हैं ऐसे, डायरेक्ट CH4 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमें बॉन्ड का ब्रेकिंग शो करना है। ओके, और पर्टिकुलरली हमने अभी के लिए ये बॉन्ड चूज किया है, इनमें से कोई भी बॉन्ड चूज कर सकते हो। ओके, तो अभी जब ये आएगा कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, अच्छा इसको इतना दूर शो नहीं करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तो कार्बन का है, हाइड्रोजन का तो है नहीं, तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन को वापस मिल गया और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिल गया। ठीक है, अब क्या होगा, अभी ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल जो बाहर से आया है जो कि अनस्टेबल है, उसके पास 2 ऑप्शन है, आइदर वो मिथाइल रेडिकल, ठीक है, मिथाइल रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा और क्या CH3Cl बनाएगा, या फिर वो हाइड्रोजन रेडिकल के साथ कंबाइन करके HCl बनाएगा। ओके, तो 2 ऑप्शन है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि अगर ये दोनों प्रेजेंट रहे तो क्लोरीन का जो अफेक्शन है वो हाइड्रोजन के टुवर्ड्स ज्यादा रहता है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, HCl। ओके, और बचा कौन, CH3 फ्री रेडिकल, तो CH3 यहाँ पे डॉट दे देंगे, मतलब ये इसका फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया हमारा फ्री रेडिकल। आया समझ में, क्लोरीन आया आके इनको इस बॉन्ड को डिस्टर्ब किया, फिर जिसको जो इलेक्ट्रॉन मिलना था मिल गया। अभी क्लोरीन ने जाके क्लोरीन फ्री रेडिकल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके HCl बना लिया, और अभी और एक स्पेसिस वो छोड़ दिया जो है मिथाइल फ्री रेडिकल। अब जब तक बॉन्ड में था मीथेन स्टेबल था, जब मिथाइल फ्री रेडिकल बना, फ्री रेडिकल मतलब हाईली एनर्जेटिक रहेगा, वो स्टेबल नहीं होता। ठीक है, अब उसका क्या रहेगा प्रोसेस, उसका प्रोसेस ये रहेगा कि कैसे वो स्टेबल बने। ठीक है, तो वो स्टेबल कैसे बनेगा, वो किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा। अब ये दूसरा कौन है, ये CH3 के लिए दूसरा है, फिर से एक क्लोरीन एटम, दोनों ही तो प्रेजेंट है ना, CH4 प्रेजेंट है, Cl2 प्रेजेंट है। ठीक है, क्लोरीन आया CH4 को डिस्टर्ब किया, तो यहाँ से जो निकला CH3, अब वो क्या करेगा, वो फिर से क्लोरीन को डिस्टर्ब करेगा, तो CH3 फ्री रेडिकल प्लस Cl2 क्लोरीन एटम है, उसको डायरेक्ट ऐसे ही शो करते हैं। जब ये इसके पास आएगा ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। ठीक है, अनस्टेबल हो जाएगा। ये फर्स्ट क्लोरीन को उसका इलेक्ट्रॉन मिल गया, सेकंड क्लोरीन को उसका इलेक्ट्रॉन मिल गया। ओके, तो अभी मिथाइल फ्री रेडिकल के पास एक ही ऑप्शन है कि वो क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करे। ऊपर 2 ऑप्शन था, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग ग्रुप थे, लेकिन यहाँ पे दोनों ही क्लोरीन फ्री रेडिकल है, तो अभी उसको कंपल्सरी उसी के साथ ही रिएक्ट करना है। ओके, तो ये मिथाइल रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल एंड क्लोरीन फ्री रेडिकल वो मिलके क्या बनाएंगे,
CH3Cl। ओके, बाकी क्या बचा? बाकी अभी हमारे पास और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल बचा। आया समझ में? तो अभी पहले क्लोरीन आया, इनिशिएशन में क्लोरीन आया फ्री रेडिकल, वो आके मीथेन को डिस्टर्ब किया और खुद एसिड बन के स्टेबल हो गया। ठीक है, अब मिथाइल रेडिकल को अनस्टेबल वो छोड़ दिया, ये स्टेबल होना चाहेगा तो वो क्या करेगा, फिर से और एक क्लोरीन एटम के पास, क्लोरीन मॉलिक्यूल के पास आएगा और खुद CH3Cl बन गया, मिथाइल क्लोराइड। और क्या किया अभी वो, और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल को डिस्टर्ब करके छोड़ दिया जो कि अनस्टेबल है। ओके, तो अब वो क्या करेगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल वो अगेन जाएगा किसके पास, और एक मीथेन के पास। ठीक है, तो फिर से ये रिएक्शन कंटिन्यू होगा, ये रिएक्शन कंटिन्यू होगा, मतलब ये जो दोनों स्टेप है वो अगेन एंड अगेन रिपीट होते जाएंगे, जैसे एक साइक्लिक प्रोसेस की तरह ये हो गया, फिर से रिपीट रिपीट, तो ये दोनों स्टेप रिपीट होते जाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा चेन प्रोपागेशन स्टेप। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट वाला है वो है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब कंप्लीट होना है रिएक्शन को भी। ठीक है, तो ये वाला स्टेप जो है टर्मिनेशन स्टेप वो उतना इजीली आता नहीं है, क्योंकि इनिशिएट तो वंस हो गया तो चेन प्रोपागेशन चलता ही रहता है। ठीक है, तो टर्मिनेशन जो है वो बहुत ही कम होता है और ये रिएक्शन ठीक है कैसे मतलब टर्मिनेशन में होगा क्या, हमें देखना है कि कौन कौन से फ्री रेडिकल यहाँ से मिले हैं। ठीक है, पहला है, एक तो मिथाइल रेडिकल है, दूसरा है क्लोरीन रेडिकल। अब वो अपने अपने बीच में कंबाइन करके रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे। कैसे स्टॉप करेंगे, अगर कोई रेडिकल बचा है तो वो रिएक्शन को फिर कंटिन्यू करेगा, प्रोपागेशन स्टेप चलता रहेगा, लेकिन अगर वो रेडिकल्स ने अपने अपने बीच कंबाइन कर लिया तो रिएक्शन वहीं स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनिशिएट करने के लिए कोई भी फ्री रेडिकल बचा नहीं होगा। ओके, तो अभी क्या करना है, हमारे पास क्या है, मिथाइल फ्री रेडिकल है, तो एक मिथाइल फ्री रेडिकल दूसरे मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन कर सकता है क्योंकि अवेलेबल है, तो वो क्या देगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और C2H6 दैट इज इथेन। ठीक है, और क्या है, मिथाइल फ्री रेडिकल है और कौन है, क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये दोनों कंपेयर करेंगे तो क्या लेंगे, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड। अच्छा, मिथाइल रेडिकल का दोनों रिएक्शन हो गया, बाकी क्या है, क्लोरीन फ्री रेडिकल, वो आइदर मिथाइल रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा और खुद ही दूसरे क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा, क्योंकि दोनों प्रेजेंट है वो तीन टाइप में कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, Cl2। ठीक है, तो आया समझ में, इनिशिएशन हो गया, क्लोरीन फ्री रेडिकल मिला, वो आके मीथेन मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब किया और खुद स्टेबल हो गया, मिथाइल फ्री रेडिकल बचा, वो फिर से क्लोरीन मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब किया और वो खुद स्टेबल हो गया और क्लोरीन फ्री रेडिकल को ऐसे छोड़ दिया अनस्टेबल। तो ये रिएक्शन रिपीट होता जाएगा, फाइनल जब कंप्लीट कैसे होगा, जब ये फ्री रेडिकल अपने अपने बीच में कंबाइन करके एक स्टेबल कंपाउंड बना लेंगे। ओके, तो ये था जो हमारा हैलोजेनेशन का, क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म। क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल इन्वॉल्व है तो इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ओके, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, लेकिन क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ओके, तो इसको लिख लो। हो गया, नेक्स्ट क्लोरीनेशन में हमने पहले पढ़ा मीथेन को लेके। ठीक है, अभी प्रोपेन को लेके करेंगे, CH3 CH2 CH3 प्लस Cl2। ओके, अब रिएक्शन क्या होगा,
अभी क्लोरीन एटम को रिप्लेस होना है, किसको रिप्लेस करेगा? वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। अभी हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए उसके पास क्या ऑप्शन है? आइदर इस कार्बन का टर्मिनल जो है वहां पे कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। ये 3 हाइड्रोजन में से किसी एक को वो रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। आइदर ये टर्मिनल कार्बन से करे या ये टर्मिनल कार्बन से करे, मीनिंग सेम ही है, क्योंकि अगर नंबरिंग करना होगा तो हम उसको उसी कार्बन को नंबर 1 ही देंगे, ठीक है। तो दोनों सेम है। तो आइदर वो फर्स्ट कार्बन जो टर्मिनल कार्बन है वहां पे रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को, और ये जो बीच में कार्बन है उसके साथ जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करेगा, ओके। तो ये जो रिप्लेस करेगा तो 2 ऑप्शन होता है, क्या निकला? पहला निकला CH3 CH2। मान लीजिए कि ये वाला जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हुआ है, तो अभी क्या है? CH2Cl, ओके। और अभी अगर ये मानेंगे तो कि ये बीच वाला कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3 CHCl CH3, ठीक है। 2 ही ऑप्शन है और ये दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं, ओके। तो ये माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये तो पॉसिबल होगा नहीं कि दोनों इक्वल अमाउंट में बने। क्या होगा? एक मेजर प्रोडक्ट रहेगा और एक माइनर प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट मतलब जो ज्यादा अमाउंट में बना वो मेजर प्रोडक्ट। तो ये दोनों में से कौन मेजर प्रोडक्ट है, ये अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सोचो दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? ये जो कार्बन है हम क्या करेंगे, अभी उनका डिग्री को चेक करेंगे, मतलब जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होता है उसको चेक करेंगे, ठीक है। ये कार्बन क्या है? प्राइमरी कार्बन है। क्यों? क्योंकि वो एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड हुआ है, ठीक है। और ये वाला जो कार्बन है वो 2 कार्बन के साथ अटैच्ड हुआ है, तो ये हो गया सेकेंडरी कार्बन। तो हम रिएक्शन में पहले से पढ़े हुए हैं 11th में कि ये जो होता है रिएक्शन, यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन का थ्रो कार्बोकैटायन होता है। तो कार्बोकैटायन में एक अगर यहाँ से प्लस रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो अगर ये वाला आया तो ये होगा प्राइमरी कार्बोकैटायन, और ये कार्बन के ऊपर प्लस आया जिसको क्लोरीन अटैक करेगा तो वो होगा हमारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ठीक है। और ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कार्बोकैटायन के बीच में सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ओके। मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, 2 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। ये सब रिएक्शन मैकेनिज्म में, और ये सब में क्या 11 में सब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट में हो गया। तो अभी सेकेंडरी जो है वो ज्यादा स्टेबल है, तो ये हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट, जो कि अराउंड 55% है। और ये हो गया हमारा माइनर प्रोडक्ट जो अराउंड 45% है, ठीक है। अच्छा, तो अभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि मेजर प्रोडक्ट है 55% और माइनर प्रोडक्ट है 45%, तो दोनों तो ऑलमोस्ट सेम है, उतना ज्यादा गैप तो है नहीं, तो फिर ये मेजर और माइनर हुआ कैसे? एक्चुअली अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो ये कार्बन पे जो प्लस चार्ज था, मतलब देखो CH3 CH ये प्लस चार्ज था, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर से Cl माइनस आके ये कार्बन को अटैक किया था, ओके, जिससे ये प्रोडक्ट बना CH3 CHCl CH3, ये प्रोडक्ट ऐसे ही बना है, ओके। तो ये जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्टेबल है, और प्राइमरी कार्बोकैटायन कैसे बना होगा? CH3 CH2 प्लस, जिसमें Cl माइनस आके इसको अटैक किया है, ठीक है। तो ये तो दूसरा चीज हो गया, अभी उसके बारे में डिटेल नहीं जाएंगे। तो ये सेकेंडरी था, ये है प्राइमरी। तो प्राइमरी कम है, लेकिन प्राइमरी होने का चांसेस कितना है? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम है ना? कहाँ गया? यहाँ पे
पे 3 हाइड्रोजन एटम है, तो ये 3 हाइड्रोजन एटम जो है वहां पे क्लोरीन एटम रिप्लेस हो सकता है, और यहाँ पे और 3 है, यहाँ पे भी रिप्लेस हो सकता है। तो क्लोरीन एटम को रिप्लेस होने के लिए 6 ऑप्शन मिल रहे हैं, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे। तो क्योंकि ऑल्दो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन जो है वो कम स्टेबल है, लेकिन इसके पास ऑप्शन ज्यादा है कि यहाँ पे ज्यादा साइट है, कहीं पे भी वो लग सकता है। इसी के वजह से मतलब लेस स्टेबल होने के बावजूद ये 45% तक बन ही जाता है। ठीक है, आया समझ में? तो इसको लिख लो। अच्छा, यहाँ पे ये तो वही रहेगा HNO वाला, ठीक है, कंडीशन। ओके, ये हो गया हमारा क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन अब बीट बात लिखे तो क्लोरीनेशन लिखे हैं। नेक्स्ट करेंगे ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन क्या है? वही जैसे ये हो रहा है, क्लोरीनेशन जैसे हुआ, जिस जिस स्टेप से हुआ है, ब्रोमिनेशन भी वही स्टेप फॉलो करेगा। ठीक है, तो ब्रोमिनेशन में हम यही लिखेंगे इट मतलब सिमिलर टू क्लोरीनेशन। ठीक है, जैसे ब्रोमिनेशन है उस तरह क्लोरीनेशन। नेक्स्ट लिखेंगे B3। हमारा क्या है, ये हाइड्रोजन इसमें कितना, हाइड्रोजन कितना तो है, 4 तो है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्लोरीन और ब्रोमीन का तो हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे आयोडीनेशन। आयोडीनेशन में क्या करेंगे, वही इंट्रोडक्शन ऑफ आयोडीन एटम, जैसे पहले हो रहा था अभी भी वैसे ही होगा। CH4 प्लस I2, एक हाइड्रोजन एटम निकलेगा, एक आयोडीन एटम आएगा, CH3I प्लस, यहाँ पे H बचा, यहाँ पे I बचा, HI। इन जनरल सारा रिएक्शन जो है क्लोरीन का और ब्रोमीन का, मतलब क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन का ऐसे ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो HI निकलता है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो अगेन मिथाइल आयोडाइड के साथ कंबाइन करके फिर से मीथेन और आयोडीन प्रोड्यूस कर देगा। मतलब ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, HI निकलेगा और फिर से जो प्रोडक्ट हमें चाहिए, हम इसको क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मिथाइल आयोडाइड चाहिए, तो ये HI फिर से उसके साथ रिएक्ट करके मीथेन और आयोडीन बना लेगा। ओके, इससे क्या होगा, इससे हमें जो डिजायर प्रोडक्ट है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बनेगा और फिर से रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें प्रॉब्लम जो हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, प्रोडक्ट तो हमें मिल गया, लेकिन ये प्रोडक्ट अगेन रिएक्ट कर रहा है किसके वजह से, HI के वजह से। तो अगर हम उस HI को यूज कर देंगे, ठीक है, अगर यूज कर देंगे तो क्या होगा, ये CH3I जो प्रोडक्ट बना है वो हमें मिल जाएगा। इसी की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो हम उसको ही यूज कर देंगे। ठीक है, कैसे यूज करेंगे, अगर हम रिएक्शन में HiO3 आयोडिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड लेंगे, एनी ऑफ दिस, ओके, दोनों नहीं लेंगे, एक ही लेंगे, तो वो क्या करेंगे ना, HI के साथ कंबाइन कर देंगे। ओके, तो HI अभी यूज हो गया। कैसे कंबाइन करेंगे, HI के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये देगा I2 प्लस H2O। ओके, और अगर HNO3 के साथ कंबाइन करेंगे तो वो देगा वही I2 प्लस NO2 प्लस H2। ओके, रिएक्शन तो बैलेंस नहीं है, अभी हमें बैलेंस करना है। तो अभी देखो, ये जो HI था जिसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा था वो अभी आयोडीन में कन्वर्ट हो गया, और हाइड्रोजन जो था वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अभी कोई भी नहीं है जो हमें प्रॉब्लम करेगा। तो अभी हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है मिथाइल आयोडाइड या फिर कोई भी अल्काइल आयोडाइड वो हमें मिल जाएगा। ओके, तो लिख लो
तो करोगे। हो गया। नेक्स्ट, आयोडीनेशन के लिए और एक रिएक्शन भी है जो है फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कोई भी दूसरे अल्काइल हैलाइड को लेंगे और वहां से अल्काइल आयोडाइड बनाएंगे। मतलब डायरेक्ट अल्केन से नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, दूसरे अल्काइल हैलाइड से। दूसरा अल्काइल हैलाइड मतलब यहाँ पे हम ले सकते हैं, मान लो CH3Cl ले लिए, ठीक है। तो ये CH3Cl को सोडियम आयोडाइड, क्योंकि आयोडीन इंट्रोड्यूस करना है, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और उसको हीट करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे जो क्लोरीन एटम है वो रिप्लेस हो जाएगा विथ आयोडीन। तो क्या बना, CH3I प्लस क्या बचा, NaCl, ठीक है। या फिर ये तो क्लोराइड लिए, ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, C2H5Br प्लस सोडियम आयोडाइड, वही एसीटोन के प्रेजेंस में हीट करना है तो ब्रोमीन निकलेगा, कौन आएगा, आयोडीन। तो C2H5I बचा क्या, सोडियम, यहाँ पे ब्रोमीन, Na। तो ये है आयोडाइड प्रिपेयर करने का एक और मेथड। लेकिन हमारा जो हेडिंग है फ्रॉम अल्केन्स, ये फ्रॉम अल्केन्स नहीं है, मतलब डायरेक्ट फ्रॉम अल्केन्स नहीं है। अल्केन से हम पहले दूसरे अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, ओके, और वहां से आयोडीन बनाएंगे, या फिर यहाँ पे आयोडिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को यूज करेंगे, ओके। देखो हो गया। नेक्स्ट हमारा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो गया, क्या बचा, फ्लोरीन। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्लोरीनेशन, मतलब अल्केन में जो है फ्लोरीन ग्रुप, फ्लोरीन एटम वो हमें इंट्रोड्यूस करना है। तो एज यूजुअल हम जैसे करते हैं वैसे स्टार्ट करते हैं, CH4 प्लस F2। तो क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा फ्लोरीन से, CH3F प्लस यहाँ पे क्या बचा, HF, ओके। तो ये जो रिएक्शन है वो हाईली एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक तो पता है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन में हीट इवॉल्व होता है तो हम उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हाईली एक्सोथर्मिक है और ये जो रिएक्शन है वो एक्सप्लोसिव इन नेचर है। क्योंकि ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव है तो हम इस मेथड से कोई भी अल्काइल फ्लोराइड नहीं बना सकते, ठीक है। तो अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट अल्केन से वो नहीं बनेगा। वो कैसे बनेगा, वो एक दूसरे रिएक्शन से बनेगा जिसका नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन, ओके। ये दूसरे रिएक्शन से कैसे बनेगा, जिससे हम आयोडीनेशन में किए थे। आयोडीनेशन में क्या किए थे, कोई एक दूसरे अल्काइल हैलाइड लिए और उसको किसी के साथ रिएक्ट करके आयोडाइड बनाए। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, क्या करेंगे, एक दूसरा अल्काइल हैलाइड लेंगे, फिर उसको सुइटेबल रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। रिएक्ट करने के बाद हमें जो अल्काइल फ्लोराइड चाहिए वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन लिखते हैं। स्वार्ट्ज रिएक्शन में पहले क्या करना है हमें, आइदर AgF और Hg2F2 को रिएक्शन करना है। क्योंकि फ्लोरीन एटम इंट्रोड्यूस करना है, सिल्वर फ्लोराइड है, यहाँ से फ्लोरीन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर Hg2F2 मर्क्यूरस फ्लोराइड, ओके, इसके थ्रू इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या करेंगे, कोई भी अल्काइल हैलाइड लेंगे, हम लेते हैं C2H5Br
Br यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, तो ये जब रिएक्ट करेगा क्या होगा, ब्रोमीन रिप्लेस होगा, कौन आएगा, फ्लोरीन आएगा। C2H5F प्लस कौन बचा, AgBr। हो गया, ये हमारा पहला रिएजेंट है सिल्वर फ्लोराइड। और ये मर्क्यूरियस फ्लोराइड भी ले सकते हैं, तो इसके लिए और एक ले लेते हैं C2H5Cl। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे C2H5F प्लस Hg2Cl2, तो बैलेंस करना पड़ेगा 2 2। ठीक है, बैलेंस हो गया। तो आया समझ में, ये था हमारा आयोडीनेशन। तो क्लोरीनेशन हो गया, वहाँ पे डायरेक्ट हो जाता है, ब्रोमिनेशन हो गया, वहाँ पे भी डायरेक्ट हो जाता है। आयोडीनेशन डायरेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि HI निकलता है, वो फिर रिवर्सिबल कर देता है रिएक्शन को, तो हम आइदर वो HI को यूज कर देंगे, कैसे, आयोडिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को वहाँ पे यूज करके। और जो दूसरा मेथड है हमारा, मतलब अदर हैलाइड से हम अल्काइल आयोडाइड बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लोरिनेशन, जो डायरेक्ट नहीं हो सकता, हाईली एक्सप्लोसिव नेचर का है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम सिल्वर फ्लोराइड या मर्क्यूरियस फ्लोराइड को यूज करके आयोडीनेशन करेंगे। ओके, अच्छा, तो ये हमारा हो गया हैलोजिनेशन, मतलब अल्केन से हमें कैसे निकालना है। ठीक है, कैसे हम प्रिपेयर करेंगे हमारा अल्काइल हैलाइड्स। तो यहाँ पे हम एक नोट लिखेंगे, नोट में क्या लिखेंगे, रिएक्टिविटी, मतलब रेट ऑफ ए रिएक्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम हालोजेन को, क्या हालोजेन के ऊपर उस रेट ऑफ रिएक्शन को देखेंगे, तो फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। मतलब कोई भी रिएक्शन अगर हम करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्टर होगा इन केस ऑफ फ्लोरीन, देन क्लोरीन, और ब्रोमीन जो है वो क्लोरीन से थोड़ा स्लोअर होगा, और आयोडीन जो है वो बहुत स्लो होगा। ठीक है, ये कब होगा, जब हम हालोजेन को लेके रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्केन को ले रहे हैं और हालोजेन को ले रहे हैं, हालोजेन का रिएक्टिविटी हो गया, rate of reaction with respect to reactivity of halogens। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखना चाहेंगे rate of reaction with respect to alkanes, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, ग्रेटर देन 0 डिग्री। अगर हम कोई भी टर्शियरी अल्केन ले रहे हैं तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा कंपेयर टू सेकेंडरी, कंपेयर टू प्राइमरी, कंपेयर टू 0 डिग्री। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। 3 डिग्री मतलब एक कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है। ठीक है, ये है हमारा 3 डिग्री, इसके नीचे लिखे हैं, पता चल जाएगा। 2 डिग्री में एक कार्बन 2 और कार्बन के साथ अटैच है। 1 डिग्री में एक कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच है, और 0 डिग्री में ये जो कार्बन है, पास में ले आते हैं, ये जो कार्बन है वो कोई भी कार्बन के साथ अटैच नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हालो अल्केन्स फ्रॉम अल्केन्स। ओके, तो आज का क्लास ये खत्म करते हैं, आगे क्लास में मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा।